हेलो स्टूडेंट्स, सोशल सिक्योरिटी की सीरीज में ये हमारा चौथा लेक्चर है। पिछले लेक्चर्स में हमने कई सारी वेलफेयर स्कीम्स कवर करी थी जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर आती थी और कुछ मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस के अंदर आती है। उसी लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए आज फोर्थ लेक्चर में हम अटल पेंशन योजना और कुछ और वेलफेयर स्कीम्स को कवर करेंगे। इससे पहले मैं एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं, अगर आपको इन लेक्चर सीरीज के पीडीएफ नोट्स चाहिए तो वो आप हमें ईमेल करके ले सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है exammastermind27@gmail.com। मैंने ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया, आप वहां से भी देख के हमें ईमेल कर सकते हैं। ठीक है, फर्दर इस लेक्चर में हम आगे बढ़ते हैं। अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना को पीएम नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया था 9 मई 2015 में कोलकाता में अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ये योजना भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आती है। इस योजना को रेगुलेट कौन करता है? पीएफआरडीए रेगुलेट करता है, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आती है और अटल पेंशन योजना को रेगुलेट यही करती है। ओके, ये स्कीम स्वावलंबन योजना एक पुरानी वेलफेयर स्कीम थी, ओल्ड एज प्रोटेक्शन स्कीम थी, जिसको रिप्लेस करके अटल पेंशन योजना आई है। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स कि ये आपको एमसीक्यू फॉर्म में देखने को मिल सकता है कि अटल पेंशन योजना रिप्लेस्ड विच योजना, विच प्रीवियस योजना। तो आपको स्वावलंबन योजना ही उसमें टिक करके आना है, ये आप याद रखिएगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इस योजना का ऑब्जेक्टिव क्या है? इस योजना का मेन ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड ओल्ड एज इनकम सिक्योरिटी टू वर्कर्स बिलोंगिंग टू अनऑर्गेनाइज सेक्टर। जो वर्कर्स अनऑर्गेनाइज सेक्टर से बिलोंग करते हैं, मतलब जिनको ईपीएफओ, ईएसआईसी, किसी का भी कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता है, ये योजना उन वर्कर्स के लिए है। और ये क्या करती है? ओल्ड एज इनकम सिक्योरिटी प्रोवाइड कराती है, बेसिकली पेंशन प्रोवाइड कराती है। इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? 18 to 40 ईयर्स ऑफ एज होना चाहिए, मस्ट बी एन इंडियन सिटीजन, और एक बैंक अकाउंट होना चाहिए, कोई भी सेविंग बैंक अकाउंट लिंक्ड विथ आधार। इस योजना का बेनिफिट क्या है? इस योजना का बेनिफिट है कि 1000 से 5000 के बीच में, 1000 से 5000 के बीच में जो है पेंशन दिया जाएगा बेनिफिशियरी को। बेनिफिशियरी जब इस स्कीम के अंदर इनरोल करेंगे उसी टाइम पे उनको एक पेंशन अमाउंट चूज करना पड़ेगा। से वो 2000 अमाउंट चूज करते हैं और उनकी जो भी एज होगी उस टाइम पे, सपोज करो उनकी 20 ईयर्स ऑफ एज है, तो जितना एज होगा उतनी ज़्यादा, जितना कम एज होगा उतनी ज़्यादा मंथली कॉन्ट्रीब्यूशन भी कम होगी। तो एज को और पेंशन अमाउंट को देखते हुए एक अमाउंट ये किया जाएगा, कैलकुलेट किया जाएगा, उस अकॉर्डिंग उनका प्रीमियम बनेगा जो कि उनको देना पड़ेगा और उनको फिर 1000 से 5000 के बीच में पेंशन मिलेगी। वो चाहे तो एक ये भी चूज कर सकते हैं कि एक्यूमुलेटेड सम ऑफ पेंशन जितनी भी उनकी बनेगी, मतलब वो मंथली पेंशन ना ले आफ्टर अटेनिंग 60 ईयर्स, वो अगर एक्यूमुलेटेड सम ऑफ पेंशन को चूज करते हैं तो बेनिफिशियरी के डेथ के बाद जो है, जो भी वो एक्यूमुलेटेड सम होगा वो उनके स्पाउस को दिया जाएगा, हस्बैंड या वाइफ जो भी होंगे उनको दिया जाएगा। अगर स्पाउस की भी डेथ हो गई है तो उस केस में किससे दिया जाएगा? नॉमिनी को दिया जाएगा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ हो। मैं एक बार समराइज कर देती हूँ आपको। ये स्कीम अटल पेंशन योजना लॉन्च्ड बाय प्रधानमंत्री मोदी on 9th May 2015 in Kolkata under Ministry of Finance. This योजना is regulated by Pension Fund Regulatory and Development Authority of India. ये स्कीम ने पुरानी किस योजना को रिप्लेस किया है? तो स्वावलंबन योजना को, जो ऑलरेडी एक एनपीएस स्कीम को के स्कोप को इन्हांस करने के लिए लाया गया था। बाद में जब अटल पेंशन योजना आई तो जितने भी बेनिफिशियरी स्वावलंबन योजना के अंदर इनरोल्ड थे वो ऑटोमेटिकली अटल पेंशन योजना पे इनरोल कर दिए गए। इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड ओल्ड एज प्रोटेक्शन टू अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, वेरी इंपॉर्टेंट, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, दोज पीपल हु डू नॉट गेट एनी बेनिफिट फ्रॉम पीएफ, ईएसआई और एनी गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूशन। ओके, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज मस्ट बी एन इंडियन सिटीजन, must lie between 18 to 40 years of age and must have a bank account linked with आधार। बेनिफिट क्या है इस योजना की? 1000 से 5000 के बीच में उनको पेंशन मिलेगी आफ्टर अटेनिंग 60 ईयर्स, और अगर वो एक्यूमुलेटेड पेंशन अमाउंट चूज करते हैं तो उनके डेथ के बाद वो अमाउंट उनके स्पाउस को दी जाएगी। अगर स्पाउस की भी डेथ हो गई है तो उस केस में उनके नॉमिनी को दी जाएगी। आई होप कि आपको ये योजना क्लियर हुई हो। अब हम बढ़ते हैं अगली योजना की तरफ, अगली वेलफेयर स्कीम्स की तरफ। तो स्टूडेंट्स अब हम आगे बढ़ते हैं। अभी जो हमारी अगली योजना है वो है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। ये योजना रांची झारखंड में लॉन्च हुई थी बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ऑन 12 सितंबर 2019 को। इस योजना को एडमिनिस्टर कौन करता है? कोऑपरेशन एंड फार्मर वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड एलआईसी।
ठीक है। कॉर्पोरेशन ऑफ फार्मर वेलफेयर, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, और इसके अलावा LIC। इसमें मंथली कंट्रीब्यूशन क्या होगी जो देना पड़ेगा फार्मर्स को, 55 to 200 के बीच में रहेगा ये, डिपेंडिंग अपॉन ऑन देयर एज। इसकी एज एंट्री जो है वो है 18 to 40 ईयर्स एज। तो जितना कम एज रहेगा पेंशन कंट्रीब्यूशन उतना ही कम रहेगा, तो एज के ऊपर डिपेंड करेगा। 55 to 200 रुपए के बीच में उनका मंथली कंट्रीब्यूशन रहेगा, और जितना भी रहेगा फार्मर का कंट्रीब्यूशन उतना ही इक्वल कंट्रीब्यूशन जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट भी देगी। ठीक है। इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये देखते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इंडियन सिटीजन होना चाहिए फॉर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के लिए ही है। स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स मतलब जिनके पास लेस देन इक्वल टू 2 हेक्टेयर्स ऑफ कल्टिवेबल लैंड है, मतलब 2 हेक्टेयर तक का ही लैंड है जिनके पास, जिसमें वो खेती कर रहे हैं, ऐसे लोग एलिजिबल होंगे। ये बड़े फार्मर्स के लिए नहीं है। इसके अलावा इसमें एंट्री एज है 18 से 40 साल। देखिए सेम चीज यहाँ पे लिखी हुई है, कल्टिवेबल लैंड अप टू 2 हेक्टेयर एज पर लैंड रिकॉर्ड ऑफ द कंसर्न्ड स्टेट एंड UT। तो यही हो गई आपकी स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। इसके अलावा ऐसे लोग, ऐसे फार्मर्स जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं किसी भी NPS स्कीम में, ESI की स्कीम में, EPFO की स्कीम में, वो लोग इस योजना के लिए एलिजिबल नहीं है। कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट फंडेड अगर उनको सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करी जा रही है तो फिर वो इस योजना के अंदर अपना एनरोलमेंट नहीं करा सकते। या फिर ऐसे भी फार्मर्स जिन्होंने प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अंदर अपना एनरोलमेंट करा रखा है, या प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना के अंदर करा रखा है, ये दोनों योजनाएं मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की है, ऐसे लोग भी इस स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं है। तो कौन कौन से लोग एलिजिबल नहीं है? जिनको PF जा रहा है, जिनको ESIC जा रही है, NPS जा रहा है, या फिर प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अंदर एनरोलमेंट करा रखा है, या फिर प्रधानमंत्री लघु व्यापारी योजना के अंदर अपना एनरोलमेंट करा रखा है, ऐसे लोग इस स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं है। इसके अलावा इसमें बेनिफिट क्या मिलती है? इसमें वही सेम मंथली पेंशन मिलता है 3000 रुपए का। 3000 रुपए का इसमें मंथली पेंशन मिलता है जो कि गवर्नमेंट देती है। उसके अलावा वॉलेंट्री एंड कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम है, और मैचिंग कंट्रीब्यूशन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो हमने पढ़ी रखा है कि 55 to 200 रुपीज़ के बीच में मंथली कंट्रीब्यूशन होगा, जो फार्मर्स देगी इक्वल कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट भी देगी। तो इसमें बेनिफिट ये है कि 3000 का आपको 60 ईयर्स के बाद जो है पेंशन मिलेगा, और अगर डेथ हो जाती है बेनिफिशियरी की तो उस केस में स्पाउस को जो है वो 50% पेंशन दिया जाएगा। तो आई होप कि आपको ये स्कीम भी क्लियर होगी। तो स्टूडेंट्स अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम जो नेक्स्ट स्कीम है वो देखेंगे, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। इसको हम शॉर्ट में PMAYG भी लिखते हैं। इस योजना की ऑब्जेक्टिव क्या है? हाउसिंग फॉर ऑल। ये आपको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में देखने को मिल सकता है कि PMAYG योजना का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो इसका ऑब्जेक्टिव है हाउसिंग फॉर ऑल। ये किस मिनिस्ट्री के अंदर पर्टेन करती है? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट में। इसमें कौन कौन से लोग एलिजिबल होंगे या बेनिफिशियरी इसमें कौन कौन से लोग होंगे? शुड बी एन इंडियन सिटीजन, ऐसी फैमिली जहाँ पे कोई भी मेंबर 15 to 59 ईयर्स के बीच में कोई भी मेंबर जिस फैमिली में नहीं है, या फिर ऐसी फैमिली जहाँ पे डिसेबल्ड मेंबर हो, या फिर ऐसे लोग जिनके पास कोई परमानेंट जॉब ना हो और कैजुअल लेबर में इंगेज्ड हो। ठीक है, लाइक एग्रीकल्चरल वर्कर्स जिनका कोई परमानेंट जॉब ना हो। तो क्या क्या हो गया? शुड बी एन इंडियन सिटीजन, ऐसे लोग जहाँ 15 to 59 ईयर्स के बीच में जिस फैमिली में कोई भी प्रेजेंट ना हो, डिसेबल्ड मेंबर जिस फैमिली में हो, और जो कैजुअल लेबर में इंगेज्ड हो। इसके अलावा इसमें कौन कौन से लोग इंक्लूड होंगे? पीपल बिलोंगिंग टू SC/ST कैटेगरी, SC/ST कैटेगरी से जो लोग होंगे, फ्रीड बॉन्डेड लेबर्स जो होंगे वो, नॉन SC/ST कैटेगरीज के भी लोग जो होमलेस होंगे, लैंडलेस होंगे, ऐसे लोग भी स्कीम के लिए अपना एनरोलमेंट करा सकते हैं। उसके अलावा जो डिफेंस पर्सनल जिनकी डेथ हो गई है किसी भी लड़ाई में, उनकी जो विडो होंगी वो लोग भी एलिजिबल हैं। एक्स सर्विसमैन, रिटायर्ड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्री फोर्स, डिसेबल्ड पर्सन्स और माइनॉरिटीज, ये सारे लोग हैं जो बेनिफिशियरी हैं जो इस मेंबर में अपना एनरोलमेंट करा सकते हैं। आप शॉर्ट में याद रखिए, होमलेस लेबरर्स, लैंडलेस पीपल, SC/ST, माइनॉरिटीज, आर्म्ड फोर्सेस, बॉन्डेड लेबरर्स, ये सारे लोग इस स्कीम में अपना एनरोलमेंट करा सकते हैं। इसके अलावा इस स्कीम की बेनिफिट क्या है? इस स्कीम की आपकी बेनिफिट है कि जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट आपको कितने का असिस्टेंट देगी? 1.2 लाख आपको देगी प्लेन एरिया में, और 1.3 लाख का असिस्टेंट देगी हिली एरियाज में। ठीक है, ये आप याद रखिएगा कि प्लेन एरिया में जो हेल्प असिस्टेंट होगा इसमें वो आपको 1.2 लाख मिलेगा घर बनाने के लिए,
और हिली एरियाज में कितना मिलेगा आपको 1.3 लाख मिलेगा। ये जो स्कीम है ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मतलब इसमें स्टेट गवर्नमेंट का भी कुछ योगदान होगा और कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट भी का भी योगदान होगा। तो हम इस स्कीम के अंदर देखेंगे कि जो कॉस्ट शेयरिंग होगी वो क्या होगी, प्लेन एरिया वाली जो है, मतलब जो 1.2 लाख वाली है, उसमें 60% जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और 40% कौन देगा, स्टेट गवर्नमेंट। और जो आपका हिली एरिया वाला रीजन है उसमें 90% सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और 10% कौन देगा, स्टेट गवर्नमेंट देगा। कहाँ पे, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में और हिली स्टेट्स में। ठीक है, तो क्या याद रखोगे कि जो बेनिफिशियरी है उनको 1.2 लाख का असिस्टेंस दिया जाएगा प्लेन एरिया में एंड 1.3 लाख का हिली एरिया में। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन होगा 60%, स्टेट गवर्नमेंट का होगा 40% और हिली एरिया में सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन होगा 90% और स्टेट गवर्नमेंट का कितना होगा 10%, हिली एरियाज और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। तो आई होप कि आपको ये स्कीम क्लियर हुई हो। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आ रहा हो तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए अपना फीडबैक देके कि आपको कैसा लग रहा है और जो भी आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है वो भी लिख के दीजिए, सो दैट कि हम आपको इससे ज़्यादा और बेटर सर्व कर पाएँ। और अगर आपको PDF चाहिए तो प्लीज़ exammastermind27@gmail.com में आप हमें ईमेल कीजिए, तो हम आपको PDF मेल के थ्रू प्रोवाइड करवा देंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।